नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे अपने परिवार के साथ। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। हालांकि केवल मात्र ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि आपके बीकॉम के ईएफएम विषय के और बीए के इकोनॉमिक्स विषय के क्वेश्चंस हैं। हम इनमें कुछ क्वेश्चन लेंगे जो आपके सभी टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। इसमें केवल मात्र हम ये नहीं देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। हम उसके डिफरेंट एक्सेप्ट जो हैं उस टॉपिक के, वो भी साथ में क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई भी पर्सन केवल मात्र उतना पर्सन नहीं होता। उस पर्सन से हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं बहुविकल्प में, उसमें से हम ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए, केवल ये नहीं कि इसका आंसर ये है, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये बाकी के 3 ऑप्शन इसके क्यों नहीं हैं। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं तो जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए हमारी तैयारी है वो ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से होती है। क्योंकि जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात आती है तो जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उनके जो आंसर दिए जाते हैं वो आपको नियर अबाउट दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनमें दिन रात का फ़र्क होता है या आप आसानी से उसको छांट लेते हैं। तभी तो इनको प्रतियोगी परीक्षा बोला जाता है, क्योंकि आपको बाकियों से आगे आना होता है उनको छोड़ के। एक तरह से प्रतियोगी परीक्षा, जब हम भर्ती की बात करते हैं तो ये भर्ती की प्रक्रिया ना होकर ये एक, हम कहें तो रिजेक्शन की प्रक्रिया होती है कि बाकियों को रिजेक्ट कैसे करें। यानी 1 लाख फार्म आए और उसमें से हमें 1,000 लेने हैं, तो एक्चुअल में ये 1,000 लेने की प्रक्रिया ना होकर ये वो प्रक्रिया है कि इसमें से 99,000 को बाहर कैसे किया जाए। तो हमें अगर 1,000 के अंदर आना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सवाल का आंसर ये होगा और ये बाकी 3 आंसर क्यों नहीं होंगे। तो आज से हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो आपके बैंकिंग से संबंधित जो आपके रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं, या हम कहें कि एसएससी के अंदर जो आपका जीके पूछा जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं का विषय रहता है उनमें ये क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे। और इसमें मोस्टली उन क्वेश्चंस का समावेश किया गया है जो पीछे की परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के ट्यूटोरियल की। इंडियन इकोनॉमी मल्टी चॉइस क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक एक करके हम सवाल देखेंगे। पहला सवाल आपका है, इंडिया इज ए, भारत क्या है? डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, नन ऑफ दीज। किसी भी देश का ये निर्धारण किस हिसाब से किया जाएगा कि वो देश विकासशील है या विकसित है या अर्ध विकसित है? ये डिपेंड करता है वहाँ की जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है, वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है। इन डायमेंशंस के आधार पर ये देखा जाता है कि ये इस देश की जो अर्थव्यवस्था है ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी, डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री बढ़ने की ओर अग्रसर है, अंडर डेवलप्ड से हम डेवलपिंग की तरफ आ चुके हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जो विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। एन इकोनॉमी विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ, ये रेस्ट है, रेट प्रिंट हो गया गलती से, ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज। यानी उस अर्थव्यवस्था को हम किस नाम से जानेंगे जिसका बाकी के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कोई संबंध ना हो। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मिक्स्ड इकोनॉमी, दूसरा ओपन इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन आपका है क्लोज्ड इकोनॉमी और चौथा है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जो खुद पे ही डिपेंड हो, यानी जो ना तो आयात करती है ना जो निर्यात करती है, यानी उसकी सभी आवश्यकताएं वो खुद पूरी करती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है। इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। यदि आप बाकी के देशों के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो वो आपकी कहलाएगी ओपन इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का यहाँ कोई रिलेशन नहीं होगा, एक तरह से मिक्स्ड अर्थव्यवस्था होती है, यानी जो ना पूंजीवादी होती है ना समाजवादी होती है।
तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ समाजवाद होता है। तो भारत के संबंध में अगर बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा गया है कि जिसका बाकी के विश्व के साथ कोई रिलेशन ना हो, यानी जो ना तो क्या करता है, इंपोर्ट करता है, और ना जो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, खुद की आवश्यकताएं खुद ही पूरा कर लेता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन सी, बंद अर्थव्यवस्था। हालांकि वर्तमान में ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था देखने में नहीं मिलती है जो कि पूर्ण रूप से बंद अर्थव्यवस्था, क्योंकि आवश्यकताएं इतनी हो चुकी हैं कि आप हर चीज़ का उत्पादन अपने देश के अंदर नहीं कर सकते, आपको बाकी की अर्थव्यवस्थाओं के साथ रिलेशन रखना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें आप निर्यात करते हैं, कुछ चीज़ें आप आयात करते हैं, तो आपको ओपन इकोनॉमी रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच ऑफ द सेक्टर हैज एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि वृहत्तम उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। जब हम देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की बात करते हैं या जीडीपी की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो उसका मापन किया जाता है, तो वो मुख्य रूप से भारत के संबंध में 3 आधार पर उसको बांट के किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो आपका होता है उसके अंदर आपकी खेती और उससे संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जिसके अंदर आपकी फिशिंग वगैरह भी आ जाती है। सेकेंडरी सेक्टर जो आपका होता है उसके अंदर विनिर्माण इकाइयों को शामिल किया जाता है, और जो आपका तृतीयक क्षेत्र होता है उसके अंदर सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र का रोल जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर डिपेंडेंट थी। धीरे धीरे उद्योगों का विकास होने लगा तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगा। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो जो तृतीयक क्षेत्र आपका है वो सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है, किसके अंदर, जीडीपी के रोल के अंदर। तो इसका आपका जो सही ऑप्शन है वो है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन ए। और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इनका जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। हालांकि सेवा क्षेत्र रोजगार उतना देने में सक्षम नहीं है। रोजगार किससे मिलेगा आपको, सेकेंडरी सेक्टर से। तो अगर देश की वास्तव में वृद्धि करनी है और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ का जो द्वितीयक क्षेत्र है या विनिर्माण क्षेत्र जो है या इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करें, ना कि सर्विस सेक्टर। हालांकि सर्विस सेक्टर से आपको पैसा मिल रहा है लेकिन रोजगार उतना नहीं दे पाते हैं सर्विस सेक्टर, क्योंकि मोस्टली ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जो है वो ज़्यादा क्या देता है, आपको रोजगार देता है, और प्राथमिक की बजाय भी द्वितीयक क्षेत्र ज़्यादा रोजगार देने में सक्षम होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें हमारा जो तीनों क्षेत्र हैं वो क्या चले, बैलेंस्ड चले। वर्तमान की बात की जाए तो कौन सा क्षेत्र हुआ आपका, तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द वर्कफोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कौन सा क्षेत्र है जो अधिकतम श्रम शक्ति को कंसिडर करता है। वही 3 सेक्टर जो आपको बताए गए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो आपको अभी समझाया गया था कि रोजगार किससे ज़्यादा मिलेगा, या तो इंडस्ट्री से या प्राइमरी सेक्टर खेती से। तो भारत में जो अभी ऑप्शन है उसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। किस पे डिपेंडेंट है हमारी इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारा क्या है, अभी तक वर्कफोर्स ज़्यादा है, क्योंकि हमारा औद्योगिक क्षेत्र उतनी वृद्धि नहीं कर पाया। यानी जो शिफ्टिंग हुई हमारी वो प्राइमरी से सीधे हम सेवा के क्षेत्र की तरफ चले गए। अभी पीछे वाले सवाल में हमने देखा कि किसका रोल ज़्यादा है, तृतीयक क्षेत्र का। शुरुआत में किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का या कृषि का। तो हम सीधे कृषि से सेवा पे चले गए, विनिर्माण के ऊपर या औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर हमने उतना ध्यान नहीं दिया, जबकि वर्कफोर्स होना किसके ऊपर चाहिए था, द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर। तो सीधा सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा रोल रखता है उत्पादन में, तो हम कहेंगे सेवा क्षेत्र। और अगर बात की जाए वर्कफोर्स की या श्रम शक्ति की या लोगों को रोजगार कौन ज़्यादा दे रहा है, तो हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि वर्तमान में भी 60% से अबोव जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किस पे डिपेंडेंट है आपकी। अगर हम इनडायरेक्ट को भी शामिल करें साथ में तो लगभग 70% पॉपुलेशन आज किस पे निर्भर है, खेती के ऊपर निर्भर है। तो सबसे ज़्यादा रोजगार कौन दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियाँ रोजगार सर्जन के अंदर सबसे ज़्यादा रोल रखती हैं।
यानी वर्कफोर्स जो है वो कंसिडर कौन सा सेक्टर करता है, प्राइमरी सेक्टर। तो सही आंसर आपका हुआ ए। नेक्स्ट सवाल आपका है, वो इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, स्वामीनाथन, गैरी बेकर एंड डॉक्टर पीएम झा। तो ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि वर्तमान में न्यूज़पेपर के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, उसके अंदर किसान आंदोलन सबसे ज़्यादा चल रहा है और उनकी डिमांड भी क्या है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्या किया जाए, लागू किया जाए। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? हरित क्रांति के जनक कौन थे? स्वामीनाथन थे। और इनकी जो डिमांड कर रहे हैं किसान, वो क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है उसकी गवर्नमेंट क्या ले, गारंटी ले। और इन्होंने जो लागत फाइनल की थी उनके कुछ पैरामीटर हैं जो C1, C2, C3 कॉस्ट के आधार पे निकाले जाते हैं। तो ये उसके अंदर जो लागत आती है वो प्लस जितनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट है वो, फिर आपने ट्रैक्टर वगैरह जो ले रखे हैं वो, इन सब चीज़ों को जोड़ के और उसका 50% ये बोनस के रूप में MSP घोषणा की जो बात है वो चल रही है। तो हरित क्रांति के जनक हैं जो है, आंसर इज बी करेक्ट, स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज। किसी भी देश का विकास हमें देखना है तो उसके लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है? हम किसके द्वारा मेजर करें कि ये देश विकासशील है, विकसित है, अर्धविकसित है, पिछड़ा हुआ है? इट्स एग्रीकल्चर, क्या वो खेती है? इट्स ट्रांसपोर्ट, क्या वो यातायात के साधनों का विकास है? इट्स ग्रोस प्रोडक्शन, जिसको हम GDP वगैरह बोलते हैं, NDP GDP जो भी कैलकुलेशन करते हैं, उसका जो सकल उत्पादन है वो, या फिर इट्स पर कैपिटा इनकम? कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो ये बताएगा कि ये देश, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो विकास कर रही है या नहीं कर रही है? हालांकि इन सभी चीज़ों से हमें मालूम चलता है, ये बात भी सही है, अगर खेती बढ़िया है तो नो डाउट इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी, यातायात के साधनों का बढ़िया विकास है तो इकोनॉमी डेवलप होगी, वहाँ का ग्रोस प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है तो भी इकोनॉमी डेवलप होगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो भी डेवलप होगी। लेकिन इन्होंने सवाल में आप गौर कीजिए, इन्होंने एक वर्ड साथ में डाल दिया। कंपटीशन के अंदर हमें यही ध्यान रखना होता है कि बेस्ट इंडिकेटर इन सब में से ये हैं तो सारे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, इनमें से बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आपको बताया गया था, पीछे की वीडियो लेक्चर्स भी हैं उसके अंदर भी बताया गया था कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या डिफरेंस होता है। जब हम आर्थिक वृद्धि की बात करें, अगर इस सवाल के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बजाय इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड लिख दिया जाए, सिर्फ एक शब्द चेंज किए, आप समझने की कोशिश करना। कंपटीशन के अंदर हमें यही चीज़ पकड़ करनी होती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह अगर इकोनॉमिक ग्रोथ लिख दिया जाए तो इसका ऑप्शन सही होगा, वो होगा सी, कि ग्रोस प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो आर्थिक वृद्धि हो रही है। लेकिन उन्होंने पूछा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि ना पूछकर इन्होंने पूछा है आर्थिक विकास। विकास के अंदर आपकी वृद्धि और उसका सामाजिक कल्याण सब शामिल हो जाता है, सस्टेनेबल जो एक तरह से ग्रोथ होती है वो मेंटेन की जाती है और सबका समान विकास करने पे जोर दिया जाता है। तो ये एक वृहद शब्द हो जाता है वृद्धि की तुलना में विकास। तो जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, इट्स पर कैपिटा इनकम। क्योंकि इसी से पता चलेगा कि क्या उसका धन का वितरण समान है या नहीं है। सपोज दैट आपका प्रोडक्शन तो बहुत है लेकिन पॉपुलेशन आपकी उससे ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपकी इकोनॉमी क्या है, डेवलपमेंट वहाँ का नहीं हो रहा है। जबकि ग्रोस प्रोडक्शन के हिसाब से सिर्फ आप आंकड़े अगर आप देखते हो या सिर्फ खेती के आंकड़े अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, देश तो विकास कर रहा है, प्रोडक्शन तो पैसे की तुलना में 200 गुना बढ़ गया, तो ये इधर अर्थव्यवस्था तो विकास कर रही है नहीं। सो हो सकता है उसकी पॉपुलेशन उससे तेज़ गति से बढ़ रही हो, तो जितना प्रोडक्शन बना उससे ज़्यादा खाने वाले हो गए, तो कहाँ विकास हुआ फिर? तो अगर हमें विकास को देखना है तो इसका सही इंडिकेटर क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। और ये कैसे निकलेगा? जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, पॉपुलेशन से, या जो टोटल इनकम है उसको पॉपुलेशन डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा आ जाएगी हमारी। प्रति व्यक्ति को क्या मिल रहा है, किसी देश का विकास देखना है तो हम प्रति व्यक्ति से तुलना करेंगे ना कि टोटल के हिसाब से। और सिर्फ अगर आपको वर्ड दे दिया जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है आपको, तो आपका इसका ऑप्शन सही आप क्या कर सकते हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इट्स पर कैपिटल इनकम। ये आप ध्यान रखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों में डिफरेंस को समझते हुए चलें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपका है, फेमा स्टैंड फॉर।
जो फेमा वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित टर्म्स है। विदेशी व्यापार के आयात और निर्यात के लिए कुछ कानून और रेगुलेशन बनाए गए थे। उन कानून और रेगुलेशंस में कुछ सुधार किया गया। पहले जो कानून होते थे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। फेमा की से पहले फेरा यूज़ किया जाता था, उसके अंदर कुछ दंड के प्रावधान भी थे अगर आप गलतियां करते हो तो, यानी एक तरह से ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तो जो आयातक और निर्यातक थे वो उतना खुलकर व्यापार नहीं कर पाते थे, और देश का जो एक तरह से विदेशी व्यापार है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। तो उसमें कुछ संशोधन किए गए, उसकी जगह किसको लाया गया? फेमा को लाया गया। तो फेमा स्टैंड फॉर, तो इसका सही आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का सी इज़ द करेक्ट आंसर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसमें क्या किया गया था? फेरा में जो कुछ कानूनी प्रावधान थे उनको कुछ ढील दी गई, यानी कुछ दंडात्मक कार्रवाई थी उसको थोड़ा लचीला बनाया गया था फेमा के अंदर, ताकि विदेशी व्यापार आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स, अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन का क्या अर्थ है? उत्पादन किसको कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन फार्मिंग, आप खेती कर रहे हैं तो क्या उसको उत्पादन कहा जाएगा? दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, आप कुछ बना रहे हैं तो क्या उसको उत्पादन कहा जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका है क्रिएटिंग यूटिलिटी, आप उपयोगिता का सर्जन कर रहे हैं तो क्या उसको उत्पादन कहा जाएगा? और डी मेकिंग, कुछ बनाना। हालांकि साधारण अर्थ में अगर हम देखना चाहें तो सारे ही ऑप्शंस सही दिख रहे हैं हमें। खेती कर रहे हैं तो वो भी कुछ उत्पादन अनाज का कर रहे हैं, उद्योग में कुछ बन रहा है तो वो भी उत्पादन हो रहा है, आप कुछ बना रहे हैं तो वो भी उत्पादन है। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्रोडक्शन किसको कहेंगे? तो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन कहा जाता है क्रिएटिंग यूटिलिटी, उपयोगिता का सर्जन करना। यानी आप ऐसी चीज़ का उत्पादन करें जिसमें क्या हो? उपयोगिता हो, यानी जिसको उपभोग करने से आपको क्या मिले? आवश्यकता की संतुष्टि मिले, उसी को क्या कहा जाएगा? केवल उत्पादन कहा जाएगा। तो क्रिएटिंग यूटिलिटी इज द प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। ऐसे चीज़ का उत्पादन करना जिसके अंदर क्या हो? उपयोगिता हो, या हम उपयोगिता का सर्जन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम उत्पादन कर रहे हैं। और उपयोगिता का सर्जन अलग अलग तरीकों से होता है, फिर वो चाहे रूप उपयोगिता हो, चाहे समय उपयोगिता हो, चाहे स्थान उपयोगिता हो। जैसे आपने लकड़ी से फर्नीचर बना दिया तो उसमें उपयोगिता होगी ना आपके लिए, सीधी लकड़ी पड़ी है, बाहर कोई उपयोगिता नहीं, लेकिन आपने उसका दरवाज़ा बना दिया तो आपने क्या चेंज कर दिया? उसका रूप चेंज कर दिया। यानी कौन सी यूटिलिटी का क्रिएशन किया आपने? रूप का। समय के आधार पर कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले उपयोगी नहीं थी लेकिन वर्तमान में उपयोगी है, कुछ चीज़ें गर्मियों में उपयोगी होती हैं, कुछ सर्दियों में, तो समय के कारण हो गया। स्थान के कारण उपयोगिता सर्जन, अब सेब जम्मू कश्मीर के अंदर फलों से लदे पड़े हैं पेड़, वहाँ उसकी उतनी ज़्यादा उपयोगिता नहीं है जितनी कि राजस्थान के अंदर है, तो आपने क्या बदला? उसका स्थान बदला। तो यानी आपने जब उपयोगिता सर्जन करते हो तो आप क्या कर रहे हो? एक तरह से उत्पादन कर रहे हो। केवल मात्र कोई चीज़ आप बना रहे हो वो उत्पादन नहीं होता है। तो इसको आपको खास ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी, उपयोगिता का सर्जन। द सी इज द करेक्ट आंसर। ए क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स, एक बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? अब ये आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि ये सवाल हमारा पहले आ चुका है। शुरू में ही आपको बताया गया था कि हम टॉपिक को चारों तरीके से देखेंगे उसके, कि बाकी तीन ऑप्शन इसके क्यों नहीं है, ये ऑप्शन इसका क्यों सही है। तो अब हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। हमने खाली वहाँ पे वो नहीं देखा था कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी साथ रिलेशन रखती है वो बंद अर्थव्यवस्था है। हमने ये भी देखा कि जो दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वो क्या होगी? ओपन इकोनॉमी होगी। तो अब हम आसानी से इस सवाल का भी आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स ओनली एक्सपोर्ट आर टेक प्लेस, सिर्फ एक्सपोर्ट होते हैं। मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड, देश की जो मुद्रा है उसको कंट्रोल किया जाता है। डिजिटल फाइनेंसिंग टेक प्लेस, जो आपका डिजिटल लेन देन है वो आप स्थापित कर रहे हैं तो उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट, तो आपको क्या बताया गया था पीछे वाले सवाल के अंदर कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरों देशों के साथ ना तो आयात करती है ना निर्यात करती है वो क्या कहलाएगी? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो द करेक्ट आंसर इज नाइदर एक्सपोर्ट और नॉर इम्पोर्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट, यानी अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए वो क्या है? खुद पे ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से क्या आशय है?
इंक्रीजिंग एक्सटर्नल बोरोइंग, बाहरी उधारी है उसको बढ़ाना, लार्ज एफडीआई, वृहद विदेशी निवेश लेना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट का को निकालना, ऑप्शन लेना हमें, मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक्स रिलेशन विथ कंट्रीज। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? हालांकि ये सभी बातें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ग्लोबलाइजेशन के अंदर देखने को मिली है। जब हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं, वैश्वीकरण करते हैं, उदारीकरण करते हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसके अंदर हमारे विदेशी निवेश भी बढ़ते हैं, विदेशी उधारी भी बढ़ती है, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन भी हम देखते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बनाते हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं। लेकिन जब चारों ऑप्शन में से हमें कोई एक चूज़ करना हो, अगर ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ दिस तो हम सही कर सकते हैं, लेकिन जब इन चारों में से चूज़ करना है तो हमें बेस्ट से बेस्ट आंसर देना होता है। आईएएस के अंदर तो आपसे कभी कभी ये भी ऑप्शन दे के उनकी मार्किंग अलग हिसाब से भी की जाती है कि अगर आप ये आंसर पहले वाला सही है तो उसके आपके आधा मिलेगा, दूसरा सही है तो उसका 3/4 या 1/4 मिल रहा है, उससे ज़्यादा सही करे तो 70% उसका मिल रहा है, और लास्ट वाला अगर सही ऑप्शन है वो करोगे तो आपको पूरे नंबर उसके मिलते हैं। तो हमें देखना होता है कि कौन सा बेस्ट आंसर है। तो मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन या फिर लिबरलाइजेशन, इनका मेन मोटिव क्या था कि जो हर देश ने क्या कर रखा था, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर अपने कुछ कंट्रोल कर रखे थे, और ख़ास करके जो विकसित देश हैं उन्होंने ज़्यादा कर रखे थे। तो आप सभी देशों के साथ समान व्यवहार करते हो इसके अंदर, और अपने जो नियम हैं और दूसरा देशों आप पे जो नियम लगा रहा है उस पर आप डिफरेंस नहीं कर सकते, आपको सेम रखने होते हैं। तो आपको जो विदेशी प्रतिबंध हैं दूसरे देशों पे आयात निर्यात पे, उनको क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इज मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो हम कह सकते हैं कि हम वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? एक पूरे विश्व को एक गाँव के रूप में देखना। और वो कब होगा? गाँव में क्या होता है, आपसी में कोई नियंत्रण नहीं होता, आप लेन देन करते हैं स्वतंत्र रूप से। तो यही क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्लान था वो किसके द्वारा लाया गया था? देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, और पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग चलाता था, जिस संस्था को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। उसकी जगह किसको लाया गया? नीति आयोग को। 2015 में नीति आयोग को लाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को लाया गया। तो जो 5 ईयर प्लान था ये किसके द्वारा लाया गया था? इसमें क्या होता था कि 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, उसके लिए बजट का निर्धारण किया जाता था, और कौन कौन से सेक्टर पे कितना खर्चा ये फाइनल किया जाता था, और फिर हर वर्ष के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके 5 साल के एडजस्टमेंट और बजट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। तो ये था आपका 5 ईयर प्लान। ये किसके द्वारा लाया गया था? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। द करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। यानी पंचवर्षीय योजनाओं का प्रणेता किसको माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? अगर कोई देश का संबंध में आपसे पूछ लिया जाए तो रसिया से जो ये कंसेप्ट योजना का प्लान का जो था ये वहाँ से अडोप्ट किया गया था। द करेक्ट आंसर इज सी, जवाहरलाल नेहरू। The next question is, a persist fall in general price level of goods and service is known as, ये आप गौर करना एक चीज़ की, ए परसिस्टेंट फॉल, सिर्फ फॉल नहीं, लगातार होना चाहिए, वो बना रहना चाहिए, इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स, वस्तुओं के मूल्य में, तो उसको क्या कहा जाएगा? लगातार चीज़ों के रेट कम हो रहे हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड डिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें से तब छांट पाएंगे इस चीज़ को जब हमें इन चारों का अर्थ पता हो, नहीं तो फिर वही तुक्के वाली बात, अकड़ बकड़ बम्बे बो करो और जो सही लग रहा है वो भर दो, और फिर जब रिजल्ट आए तो अखबार में या फिर पीडीएफ में हमारा रोल नंबर नहीं मिलता। तो हमें पता होना चाहिए कि बाकी के 3 ऑप्शंस क्यों नहीं है और एक जो है वो क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइस लेवल बढ़ता है या घटता है तो क्या होता है। जब प्राइस लेवल लगातार बढ़ रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही है, तो उसको कहा जाता है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। और जो प्राइस लेवल डाउन हो रहे होते हैं लगातार, जिसको कीमत स्तर है वो नीचे आ रहा होता है, तो इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डिफ्लेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। अब एक चीज़ यहाँ आप गौर करना इसकी, क्या केवल मात्र प्राइस गिरना ही डिफ्लेशन है या केवल मात्र प्राइस बढ़ना ही इन्फ्लेशन है? ऐसा नहीं है। कौन सा पॉइंट गौर करने वाली बात है इसके अंदर आपकी? जो गौर करने वाली आपकी बात है वो है
ये वाला शब्द परसिस्ट, या हम कहें कर्मिक, चाहे वो फिर क्या हो रही हो, वृद्धि, चाहे हो रही हो वो कमी, कैसी होनी चाहिए, क्रमिक होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। एक पीरियोडिकल कुछ टाइम के लिए हो गया वो चीज़ नहीं। यानी पूरे साल के अंदर 10 दिन किसी चीज़ के प्राइस बढ़ गए तो क्या हम इसको मुद्रास्फीति कह देंगे? नहीं। क्या पूरे साल में तो पेट्रोल के प्राइस रहे 100 रुपये और बीच में एक मंथ के अंदर, एक हफ्ते के लिए प्राइस 30 रुपये हो गए पेट्रोल के, तो हम कह देंगे कि हाँ ये डिफ्लेशन है या मुद्रास्फीति है? नहीं, वो बना रहना चाहिए। अब जैसे पेट्रोल के प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं लगातार, तो ये क्या है, क्रमिक वृद्धि है, ऐसी वृद्धि जो बनी रही। या फिर कोई चीज़ का प्राइस डाउन हो रहा है तो वो लगातार बना रहना चाहिए वो ट्रेंड एक लंबे टाइम तक, तब उसको क्या कहा जाएगा, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कहा जाएगा। अगर वृद्धि हो रही है तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाएगा, और प्राइस लेवल में कमी हो रही है तो उसको डिफ्लेशन कहा जाएगा। डिप्रेशन, जो डी वर्ड है, डिप्रेशन का मतलब होता है आर्थिक मंदी, जब अर्थव्यवस्था में रोजगार नहीं मिल रहा हो, उत्पादन कम हो रहा हो, तो ये डिप्रेशन का। स्टैगफ्लेशन के अंदर क्या होता है, आपकी जो एक तरफ इन्फ्लेशन भी होती है और एक तरफ बेरोजगारी भी होती है। साधारण रूप से जब इन्फ्लेशन होती है तब ऐसा माना जाता है कि हर चीज़ में तेज़ी होती है, तो उद्योग धंधे भी विकास करते हैं, नई चीज़ों का उत्पादन भी होता है, रोज़गार भी ज़्यादा मिलता है। तो ये माना जाता है कि जब इन्फ्लेशन के साथ साथ रोज़गार बढ़ना चाहिए, लेकिन भारत के अंदर इन्फ्लेशन भी है और रोज़गार भी नहीं मिल रहे हैं, तो एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। उसका नाम दिया गया स्टैगफ्लेशन। और डिस इन्फ्लेशन, और एक होता है आपका डिफ्लेशन। ये दोनों वर्ड जो हैं ये लिए जाते हैं कि जब आपकी मुद्रास्फीति हो रही है या फिर मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप प्रयास करते हैं, तो वो दोनों जो कंडीशंस होती हैं वो डिसफ्लेशन और डिफ्लेशन कहलाती हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है कि जनरल प्राइस लेवल के अंदर अगर एक तरह से परसिस्ट फॉल है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो डिफ्लेशन। और जनरल प्राइस लेवल के अंदर एक परसिस्ट अपवर्ड है तो उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। तो ये थे आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। इससे संबंधित कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।